हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरी प्यारी सहेलियों। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। सुबह के 4:50 हो रहे हैं और आप शानदार तरीके से जुड़ चुकी हैं। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में आज हम पढ़ने वाले मिडवाइफरी का टॉप लेक्चर नंबर 140। एकदम शानदार तरीके से टॉप 40 क्वेश्चन इससे पढ़ने वाले हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो जल्दी से सारी सहेलियाँ जुड़ जाइए। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 40 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी के साथ एकदम शानदार तरीके से यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें तो एकदम सेशन जबरदस्त शानदार होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए मिडवाइफरी सेशन के लिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। तो जो भी लोग भी जुड़ चुके हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मिडवाइफरी के 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से जुड़ते रहिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। कर्म महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय का मुख्य कार्य होता क्या है? तो अंडाशय का मुख्य कार्य होता क्या है? अंडाणु का उत्पादन, हार्मोन का निर्माण या गर्भाशय की लचीलापन बढ़ाना या रक्तचाप को कंट्रोल करना। तो गर्भाशय का क्या होता है? अंडाशय का मुख्य कार्य होता क्या है? तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जल्दी से सारे लोग आंसर इसका कमेंट कीजिए। तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु का उत्पादन करना। किसका? अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाणु का उत्पादन करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? अंडाणु का उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अंडाशय से में क्या होते हैं? अंडाणु बनते हैं और यह प्रजनन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो क्या बात है, सभी लोगों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसव के लिए सबसे अनुकूल श्रोणि कौन सा है? गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड या प्लेटिपेलॉइड या एंड्रॉइड। तो प्रसव के लिए सबसे अनुकूल श्रोणि कौन सा होता है? तो प्रसव के लिए सबसे अनुकूल क्या होता है? गायनेकॉइड होता है। तो गायनेकॉइड पेल्विस प्रसव में क्या होता है? शिशु के जन्म के लिए क्या होता है? अनुकूल होता है। एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं शुरू वाले रिपीट हो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। फेटल स्कल में फॉन्टानेल का उद्देश्य क्या है? रक्त परिसंचरण बढ़ाना, हड्डियों को जोड़ना, मस्तिष्क सुरक्षा या जन्म के समय सिर लचीला बनाना। तो फेटल स्कल में फॉन्टानेल का उद्देश्य क्या है? तो फेटल स्कल में फॉन्टानेल का उद्देश्य होता है जन्म के समय सिर को लचीला बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन और पोषण देना, अपशिष्ट पदार्थ निकालना, हार्मोन उत्पादन या सिर को स्थिर रखना। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होता क्या है? जो प्लेसेंटा है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन और पोषण देना क्या होता है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होता है। और प्लेसेंटा शिशु को पोषण और ऑक्सीजन क्या करता है? प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। समान गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस किस ट्राइमेस्टर में अधिक होती है? तीसरे, दूसरे, पहले या सभी तिमाहियां में। तो पहले तिमाही में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहली तिमाही हार्मोन बदलाव के कारण क्या होता है? उल्टी और मतली आम बात होती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन एटेनेटल केस केयर में फोलिक एसिड का मुख्य लाभ क्या होता है? न्यूरल ट्यूब दूर करना, रक्तचाप कम करना या वजन बढ़ाना या हड्डियां मजबूत करना। तो एटेनेटल केयर में फोलिक एसिड का मुख्य लाभ क्या होता है? तो एटेनेटल केयर में फोलिक एसिड का मुख्य लाभ होता है न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम। फोलिक एसिड भ्रूण में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए क्या करता है? दोष को दूर करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समान प्रसव के कितने चरण होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? समान प्रसव के 3 चरण होते हैं। सर्वाइकल डायलेशन, शिशु का जन्म और प्लेसेंटा का निष्कासन, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं? 3 ही होते हैं। तो चौथा भी माना जाता है देखभाल वाला। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव के दौरान माँ के मानसिक समर्थन का महत्व क्या है? दर्द कम करना, प्रसव को आसान बनाना या माँ को सुरक्षित महसूस कराना या रक्तस्राव रोकना। तो प्रसव के दौरान माँ के मानसिक समर्थन का महत्व क्या होता है? मानसिक समर्थन का महत्व होता है माँ को सुरक्षित क्या करना? महसूस कराना की क्या? दिलासा दिलाना की क्या है? आप सुरक्षित हैं। मानसिक समर्थन प्रसव के दौरान माँ को स्थिर और क्या करता है? शांत रखता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो आप लोगों के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। समान सूतिका अवस्था की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 या 8।
तो 6 सप्ताह के बाद क्या होती है, माँ का शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या होती है, सामान्य होने में लगभग कितनी लग जाती है, 6 सप्ताह लग जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, कर नवजात शिशु में अपगार स्कोर किसका मूल्यांकन करता है, हृदय गति, श्वसन, मांसपेशियों का टोन या त्वचा का रंग। तो नवजात शिशु में अपगार स्कोर किसका मूल्यांकन करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अपगार स्कोर शिशु की शारीरिक स्थिति का क्या करता है, त्वरित मूल्यांकन करता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाई रिस्क नवजात में सबसे आम समस्या कौन सी होती है, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बर्थ या न्यूनेटल सेप्सिस या हाइपोग्लाइसीमिया। तो कह रहा हाई रिस्क नवजात में सबसे आम समस्या कौन सी होती है, तो हाई रिस्क नवजात में न्यूनेटल सेप्सिस क्या होती है, सबसे आम समस्या होती है। इसमें संक्रमण यानी हाई रिस्क नवजात में क्या होता है, सामान्य होता है संक्रमण। संक्रमण क्या होता है, सामान्य माना जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो सेशन पसंद आता है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। कर सेफ मदरहुड का उद्देश्य क्या है, मातृ मृत्यु दर कम करना, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, मातृ स्वास्थ्य शिक्षा देना या प्रसव पूर्व आहार सुधारना। तो कह रहा सेफ मदरहुड का उद्देश्य क्या है, तो सेफ मदरहुड का उद्देश्य होता है प्रसव पूर्व आहार सुधारना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। प्रसव से पहले क्या करना, आहार सुधारना। तो सेफ मदरहुड कार्यक्रम में मातृ और शिशु दोनों के सुरक्षित पोषण क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन सा संकेतक शामिल है, गेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रीवियस स्टिल बर्थ या एनीमिया। तो कह रहा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन सा संकेतक शामिल होता है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रीवियस स्टिल बर्थ शामिल होता है, यानी पिछली मातृजाति गर्भावस्था उच्च जोखिम के क्या करती है, संकेत देती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहे हो, अच्छे भी लग रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का लक्षण क्या है, और आप सभी के आंसर भी एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं। अत्यधिक उल्टी, शरीर में सूजन, उच्च रक्तचाप या कम मूत्र उत्पादन। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का लक्षण क्या है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का लक्षण होता है अत्यधिक उल्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। कर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में गर्भवती को अत्यधिक उल्टी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्रेटेड एबॉर्शन में क्या होता है, थ्रेटेड एबॉर्शन में क्या होता है, गर्भपात का खतरा, पूर्ण गर्भपात, संक्रमण या रक्तस्राव नहीं। तो कह रहा थ्रेटेड एबॉर्शन में क्या होता है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात का खतरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, गर्भपात का खतरा। थ्रेटेड एबॉर्शन में गर्भपात का खतरा होता है, लेकिन भ्रूण अभी भी क्या है, जीवित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा माल प्रेजेंटेशन में शिशु की स्थिति कैसी होती है, सिर नीचे, पैरों के साथ नीचे, दोनों हाथ नीचे या कोई निर्धारित स्थिति नहीं। तो कह रहा माल प्रेजेंटेशन में शिशु की स्थिति कैसी होती है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरों के साथ नीचे। तो माल प्रेजेंटेशन में शिशु का सिर नहीं बल्कि पैर या अन्य अंग क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर सिजेरियन सेक्शन की मुख्य आवश्यकता कब होती है, शिशु का असमान प्रसूति, माँ की जटिलता, प्रसव मार्ग अवरोध या हल्का जन्म वजन। तो कर सिजेरियन सेक्शन में मुख्य आवश्यकता कब होती है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव मार्ग अवरुद्ध। तो सिजेरियन सेक्शन में मुख्य आवश्यकता कब होती है, प्रसव मार्ग जब क्या होता है, अवरुद्ध होता है, जब शिशु का मार्ग बाधित है, यानी सी सेक्शन क्या किया जाता है तब। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर ऑक्सीटोसिन का उपयोग प्रसव में क्यों किया जाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, रक्तचाप कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए या संक्रमण रोकने के लिए। तो कर ऑक्सीटोसिन का उपयोग प्रसव में क्यों किया जाता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को क्या करते हैं, सिकोड़ने में मदद करता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कर आरटीआई या एसटीआई में हर्पीज कैसे फैलता है, यौन संपर्क, जन्म के समय या रक्त संक्रमण या सभी। तो आरटीआई या एसटीआई में हर्पीज कैसे फैलता है, तो इसमें हर्पीज क्या होता है, इन सभी के माध्यम से फैल सकता है, यौन संपर्क, जन्म के समय या रक्त संक्रमण से हर्पीज सभी माध्यमों से क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप
पहली बार जुड़ रही हैं और फ्री में PDF प्राप्त करना चाहती हैं और टेस्ट भी आपको चाहिए फ्री में मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप के डाउट ग्रुप से जुड़ सकती हैं एकदम शानदार तरीके से। और आपको सुबह में 4:50 पर एक क्लास मिलती है AM में और एक क्लास मिलती है शाम को 9:15 PM में। तो इन दोनों क्लास लाइव चलती हैं, तो इन दोनों क्लास से आप लोग जुड़ना मत भूलिए। तो क्वेश्चन करा ट्यूबेक्टॉमी किस प्रकार की कंट्रासेप्शन है। कंट्रासेप्शन है अस्थाई या अस्थाई या प्राकृतिक या कोई नहीं। तो हमारे जो ट्यूबेक्टॉमी है यह क्या होती है, एक अस्थाई विधि होती है किसकी, गर्भ निरोधक, अस्थाई गर्भ निरोधक होती है। तो ट्यूबेक्टॉमी क्या है, एक अस्थाई गर्भ निरोधक है उपाय होती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कर प्रसव पूर्व देखभाल में हीमोग्लोबिन का परीक्षण क्यों जरूरी है। एनीमिया पहचान, संक्रमण जांच, ब्लड शुगर या रक्तचाप। तो प्रसव पूर्व देखभाल में हीमोग्लोबिन का परीक्षण क्यों जरूरी है। प्रसव से पहले हीमोग्लोबिन का परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या है, यह एनीमिया की पहचान के लिए मदद करता है और हीमोग्लोबिन माप कर गर्भवती में रक्त की कमी भी क्या की जाती है, पहचानी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात का त्वचा रंग जन्म के तुरंत बाद क्यों देखा जाता है। अबगार स्कोर, श्वसन मूल्यांकन में, तापमान जांच में या हृदय गति में। तो कर नवजात का त्वचा रंग जन्म के तुरंत बाद क्यों देखा जाता है। तो त्वचा रंग इसलिए देखा जाता है किसके मूल्यांकन के लिए, अबगार स्कोर के मूल्यांकन के लिए। अबगार स्कोर नवजात की स्थिति का त्वरित मूल्यांकन करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो हमें उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आ रहा हो। तो जो नए हैं चैनल पर पहली वीडियो हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो कर अगला क्वेश्चन, प्रसव में दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी विधि है। एपिड्यूरल, स्पाइनल या लोकल इन्फिल्ट्रेशन या जनरल एनेस्थीसिया। तो प्रसव में दर्द नियंत्रक के लिए कौन सी विधि होती है। तो प्रसव में दर्द नियंत्रक के लिए कौन सी विधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल एनेस्थीसिया। तो केवल आपातकालीन स्थिति में जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, प्रयोग होती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा समान प्रसव के दूसरे चरण में क्या होता है। सर्वाइकल डायलेशन, शिशु का जन्म, प्लेसेंटा निष्कासन या प्रसव पूर्व देखभाल। तो समान प्रसव में दूसरे चरण में क्या होता है। तो समान प्रसव के दूसरे चरण में होता है शिशु का जन्म। क्या होता है, दूसरे चरण में शिशु का जन्म होता है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि जल्दी क्लास खत्म हो गई। नवजात में एस्पेक्सिया का मुख्य कारण क्या है। ऑक्सीजन की कमी, संक्रमण, जन्म के समय चोट या सभी। तो कह रहा नवजात में एस्पेक्सिया का मुख्य कारण क्या है। तो नवजात में एस्पेक्सिया का मुख्य कारण होता है, ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्पेक्सिया के कारण बन सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, नवजात में एस्पेक्सिया का कारण बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा तीसरे चरण में कौन सा प्रक्रिया होती है। शिशु जन्म, प्लेसेंटा निष्कासन, प्रसव पूर्व देखभाल या रक्तचाप नियंत्रण। तो कह रहा तीसरे चरण में कौन सा प्रक्रिया होता है। तो 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लेसेंटा का निष्कासन। तीसरे चरण में क्या था, प्लेसेंटा का निष्कासन। और क्या होती हैं, झिल्लियां बाहर निकलती हैं। प्लेसेंटा का निष्कासन होता है और झिल्लियां बाहर निकलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा RH इनकैपेबिलिटी किसे प्रभावित करती है। माँ को, शिशु को, दोनों को या कोई नहीं। तो जो RH इनकैपेबिलिटी होती है यह क्या करती है, माँ और शिशु दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आप समझिए रिवीजन कर रही है। तो आपके टेस्ट की तरह ये भी क्लास चल रही है, तो समझिए क्लास क्या टेस्ट के रूप में है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी की 40 में 40 सही होनी चाहिए। तो पता चलना चाहिए कि आप कितना पढ़े हैं। तो पिछले क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो कि हम क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन चल रहा है एकदम शानदार तरीके से। गर्भपात में संक्रमण से बचाव के उपाय क्या हैं। स्वच्छता, एंटीबायोटिक, सही तकनीक या सभी। तो कह रहा गर्भपात में संक्रमण से बचाव के क्या उपाय हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे स्वच्छता, एंटीबायोटिक, सही तकनीक से हम क्या कहते हैं, गर्भपात को रोक सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। शिशु का बड़ा होना, असामान्य शिशु स्थिति, संकुचित श्रोणि या जन्म मार्ग में सूजन। तो कह रहा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के मुख्य कारण हो सकते हैं
ऑप्शन नंबर डी, जन्म मार्ग की सूजन। तो जन्म मार्ग में सूजन या बाधा प्रसव को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हल्का जन्म वजन सी सेक्शन की आवश्यकता क्यों नहीं बनता। हल्का वजन अकेले पर्याप्त नहीं है, हमेशा खतरे में डालता है, शिशु जन्म के बाद कमजोर होता है या गर्भाशय को चोट पहुंचाता है। तो हल्का वजन सी सेक्शन की आवश्यकता क्यों नहीं बनता। तो हल्के वजन में सी सेक्शन की आवश्यकता क्यों नहीं बनती है। हल्का वजन अकेले क्या होता है, पर्याप्त कारण नहीं होता है सी सेक्शन के लिए। तो सी सेक्शन के लिए क्या होता है, हल्का वजन पर्याप्त कारण नहीं होता है। तो क्या होता है, क्यों नहीं होता है सी सेक्शन की आवश्यकता, क्यों क्या होता है जो हल्का वजन है वो सी सेक्शन के लिए क्या पर्याप्त नहीं है, अन्य परिस्थितियां भी क्या होती हैं, देखी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कोलोस्ट्रम का नवजात पर क्या लाभ होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शुरुआती पोषण देता है या नींद बढ़ाता है। तो कोलोस्ट्रम नवजात में इम्यूनिटी और पोषण के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण है। नींद बढ़ाना इसका क्या मुख्य लाभ नहीं है। तो यह क्या करता है, नींद बढ़ाना पर कोलोस्ट्रम पर नवजात पर क्या लाभ होता है। तो कोलोस्ट्रम नवजात में क्या होता है, इम्यूनिटी और पोषण को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शुरुआती पोषण देना, नींद बढ़ाना। तो नींद बढ़ाना भी पर्याप्त नहीं है, तो क्या होगा, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो ये दो ऑप्शन आपके ए और डी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाना और नींद बढ़ाना दो ऑप्शन हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के संकेतक में कौन शामिल है। मल्टीपल गेस्टेशन या एनीमिया या गेस्टेशनल डायबिटीज या असामान्य हृदय गति। तो कह रहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में संकेतक में कौन शामिल है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन शामिल है, तो असामान्य हृदय गति। असामान्य हृदय गति क्या होती है, भ्रूण या मां में असामान्य हृदय गति हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या होता है, संकेत देती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सभी के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा प्रसव के चौथे चरण में मुख्य ध्यान किस पर होता है। शिशु का पहला स्नान, मात्र रक्तस्राव रोकना या प्रसव की योजना बनाना या मात्र मानसिक स्वास्थ्य। तो कह रहा प्रसव के चौथे चरण में मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो जो हमारा प्रसव का लास्ट चरण होता है, इसमें क्या किया जाता है, प्रसव की योजना बनाना। मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो प्रसव की योजना बनाना। चौथे चरण में मुख्य फोकस रक्तस्राव नियंत्रण, मातृ स्वास्थ्य तथा नवजात निगरानी पर योजना बनाना क्या होता है, प्राथमिक नहीं होता है। तो किस पर ध्यान, शिशु का स्नान, पहला स्नान, रक्तस्राव रोकना, प्रसव की योजना बनाना, ये क्या होगा, इसका उचित नहीं होगा। मतलब क्या होगा, प्राथमिक योजना बनाना नहीं है। तो क्या है, मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो प्रसव की योजना बनाना, मतलब क्या, प्रसव के बाद जो भी चीज़ें हैं क्या, उन पर नियंत्रण रखना। तो बढ़ते हैं आगे, मतलब देखभाल करना, योजना बनाना ही नहीं, क्या होगा, देखभाल करना भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन, पीकॉस में आमतौर पर कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता। चेहरे पर बाल का अधिक होना, अनियमित मासिक धर्म, वजन बढ़ना या हड्डियों का पतला होना। तो कह रहा पीकॉस में आमतौर पर कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है। तो पीकॉस में आमतौर पर कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों का पतला होना। तो हड्डियों का पतला होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीकॉस में हार्मोन असंतुलन से चेहरे पर बाल, अनियमित मासिक धर्म और वजन बढ़ना आम है, और हड्डियों का पतला होना क्या होता है, मुख्य लक्षण नहीं है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, HIV मां से नवजात में कैसे फैल सकता है। प्रसव के समय, स्तनपान से, रक्त संक्रमण से या शिशु का जन्म कम वजन होना से। तो कह रहा है HIV मां में नवजात में कैसे फैल सकता है। तो HIV मां में कैसे फैल सकता है, शिशु का जन्म वजन कम होना। HIV मां से नवजात में ये क्या होगा, शिशु क्या हो, जन्म में कम वजन का हो, यानी जन्म वजन कम होना HIV संक्रमण का कारण नहीं है, यह स्वास्थ्य संकेतक हो सकता है। तो यह क्या है, HIV ये सब क्या होता है, प्रसव के समय स्तनपान से और संक्रमण से फैल सकता है, लेकिन कह रहे HIV नवजात कैसे फैल सकता है। तो प्रसव के समय भी फैल सकता है, स्तनपान से और रक्त संक्रमण से, लेकिन क्या होता है, इससे नहीं फैलेगा। तो यानी आपके ऑप्शन ये तीनों सही हो जाएंगे, राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह इनफर्टिलिटी में पुरुष कारणों में आम क्या है। शुक्राणु संख्या कम होना, अंडाशय की कमी, हार्मोन असंतुलन या गर्भाशय समस्या। तो कह रहा इनफर्टिलिटी में पुरुषों में आम कारण क्या होता है, शुक्राणुओं की संख्या कम होना। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या होता है, शुक्राणु संख्या या गुणवत्ता का कम होना, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कर IUCD किस प्रकार की गर्भनिरोधक विधि, अस्थायी, अस्थायी, प्राकृतिक या दवा आधारित।
तो जो हमारा IUCD होती है क्या होती है, यह एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। लगभग आपके सारे क्वेश्चन पुराने ही हैं, नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, एक दो नए होंगे तो होंगे, तो मैक्सिमम पुराने क्वेश्चन है। करंट पॉपुलेशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए तो नया है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो आज गर्दा उड़ा ही रहे होंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण, केवल मात्र स्वास्थ्य या शिक्षा और पोषण सुधार, या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता। तो कह रहा पॉपुलेशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पॉपुलेशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है केवल मात्र स्वास्थ्य। तो पॉपुलेशन मात्र स्वास्थ्य के लिए होता है। पॉपुलेशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ मात्र स्वास्थ्य नहीं होता है। ये यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी आंसर, आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, बस मात्र स्वास्थ्य नहीं होगा, केवल मात्र स्वास्थ्य नहीं होगा। पॉपुलेशन एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, शिक्षा और पोषण में सुधार कर सकते हैं, और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या केवल मात्र स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें, ये तो सही था। ऐसे जो हमने बताया क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन है उसमें बस वही आंसर होंगे इस तरह से। तो नहीं है, जब एक आंसर देंगे क्या, बाकी सारे हैं, लेकिन ये क्या है, ये उद्देश्य नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो 39 क्वेश्चन का एपिजियोटॉमी का उद्देश्य क्या है? तो प्रसव मार्ग चौड़ा करना, पेरिनियल टीयर रोकना, शिशु की सुरक्षा, या प्रसव की लंबाई बढ़ाना। तो कह रहा एपिजियोटॉमी का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रसव की लंबाई बढ़ाना। एपिजियोटॉमी प्रसव को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए की जाती है, लेकिन प्रसव लंबाई बढ़ाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो प्रसव लंबाई बढ़ाना क्या इसका उद्देश्य नहीं है, बस कह रहा इसका उद्देश्य क्या क्या है, प्रसव मार्ग की चौड़ा करना, पेरिनियल टीयर को रोकना, और शिशु की सुरक्षा करना। तो ये ऑप्शन क्या होंगे, तीनों आपके राइट हो जाएंगे, कि मतलब क्या इसका उद्देश्य ये तीनों होते हैं, बल्कि एक उद्देश्य नहीं होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रसव में उपयोग किस लिए किया जाता है? प्री-एक्लेम्पसिया और कन्वुलेशन रोकने के लिए, या रक्तस्राव रोकने के लिए, प्रसव प्रेरित करना, या संक्रमण रोकने के लिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्री-एक्लेम्पसिया में कन्वुलेशन रोकने के लिए प्रयोग होता है। रक्तस्राव इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तो क्या प्रसव को प्रेरित करता है संक्रमण को रोकने में, तो यह क्या करता है, रक्तस्राव रोकने में। तो क्या करता है मैग्नीशियम सल्फेट, क्या रक्तस्राव रोकना क्या होता है, इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो रक्तस्राव क्या करता है, रोकना इसका उद्देश्य नहीं होता। बाकी सारे उद्देश्य प्री-एक्लेम्पसिया को रोकने के लिए, प्रसव प्रेरित करने के लिए, और संक्रमण रोकने के लिए, ये सारे में यूज किया जाता है। तो हमें उम्मीद है ये 40 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जो लोग फ्री में PDF प्राप्त करना चाहती हैं, या क्लास के टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और टेस्ट ग्रुप और डाउट ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं, या डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो।